हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका आरके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ द रेडिएशन या प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, या इसको आप क्वांटम थ्योरी ऑफ द रेडिएशन भी कह सकते हैं। इस थ्योरी का आने का मेन रीजन क्या है उसको समझते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया गया, और ये बताया गया कि इसका जो नेचर होता है वेव होता है, वेव नेचर होता है। क्लियर है? इससे कई बातें प्रूव भी हुई, जैसे कि लाइट में जो भी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ईटीसी, ये वेव नेचर के द्वारा ये सब प्रूव हो जाते हैं। बट कुछ ऐसी फिनोमिना जो वेव नेचर के द्वारा प्रूव नहीं हो पाते। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मान के चले तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर प्रूव नहीं कर पाता, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी आप आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिटेल्स कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेवी कैरेक्टर का मान लूं तो आई कांट डिफाइन द बोथ फिनोमिनन, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इन दोनों कॉन्सेप्ट को वेव नेचर प्रूव नहीं कर पा रहा था। तो साइंटिस्ट टाइम मैक्स प्लैंक 1901 में इन्होंने कहा कि अगर मैं लाइट को वेव नेचर मानता हूं तो इन घटनाओं को प्रूव नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने क्या किया, फिर लाइट के नेचर को इन्होंने पार्टिकल नेचर माना। कैसे माना, जरा इस कहानी को समझते हैं, कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा जो भी लाइट है वो जब भी आगे बढ़ती है तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में बढ़ती है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में बढ़ती है। कैसे, जरा समझते हैं। इनके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए सन है, कोई भी लाइट हो, मैं सन से मान रहा हूं, तो जो भी लाइट निकल रही है ये छोटे छोटे पैकेट्स इसमें होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, और उन पैकेट्स के बीच में गैप होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये पैकेट्स डिसकंटिन्यूअस होते हैं, और इन पैकेट्स का नाम दिया गया क्वांटम, क्वांटम या क्वांटा। अगर क्वांटम, अब जैसे इसको मैसेज, इसी को फोटॉन भी कहा जाता है, बट फोटॉन स्पेशली लाइट के केस में ये वर्ड यूज किया गया है। क्वांटा कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई हीट भी। अब जैसे कोई बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर रही हो, हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही हो या इमिट कर रही हो, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक वो भी उसमें वेव के फॉर्म में इमिशन नहीं होता, ना तो एब्जॉर्प्शन होता है, बल्कि क्वांटम के फॉर्म में होता है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट हुआ कि when the absorption or the emission takes place through the any body, then it takes from a small discrete packet called as quantum. इनके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी है, जिसे क्वांटम कहेंगे। ओके, और यह क्वांटम या यह फोटॉन डिसकंटिन्यूअस मैनर से किसी बॉडी पे पड़ते हैं या निकलते हैं। अगर इसको मैं बेबी नेचर मानता लाइट को, तो बेबी नेचर में क्या था, किसी भी पार्टिकल को जब मैं हीट करता या इमिट, उससे जो भी लाइट इमिट होती या एब्जॉर्ब होती वो वेव के फॉर्म में होती, और वेव कंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती है। तो क्लियर हुआ। उसके बाद मैक्स प्लैंक ने क्या बताया, इन्होंने कहा जो भी किसी बॉडी से लाइट इमिट होती है, रेडिएशन इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसकी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है,
उस फोटॉन उस क्वांटा की सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और यह एनर्जी ई से लिखी जाएगी और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि पर सेकेंड किसी भी पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स को हम लोग द वेव्स पासिंग थ्रू एनी पॉइंट्स विद इन 1 सेकेंड आर कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा, E इक्वल्स एच न्यू, जहां पर एच प्लैंक कांस्टेंट है, जहां पर एच प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है। कितनी है? 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, या इसको मैं स्मॉल यूनिट में भी लिख सकता हूं तो 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। और न्यू हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू इक्वल होता है c अपॉन लेम्डा, वेलोसिटी ऑफ द लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लाइट अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिस्कशन कर चुका हूं। तो अगर मैं देखूं न्यू की जगह वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या? E इक्वल्स एच सी अपॉन लेम्डा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं E इक्वल्स एच सी इंटू 1 अपॉन लेम्डा। और 1 अपॉन लेम्डा को प्रीवियस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग में वेव नंबर कहता हूं, एच सी न्यू बार, E इक्वल एच सी न्यू बार। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं एवरी क्वांटम हैव द एनर्जी E इक्वल एच न्यू और E इक्वल एच सी न्यू बार, जहां H प्लैंक कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, न्यू बार वेव नंबर है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसका अगला जो पॉइंट होगा उसे मैं कुछ इस तरह से समझ सकता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला पॉइंट है, जो भी एनर्जी या रेडिएशन किसी भी मैटर से इमिट होता है अथवा एब्जॉर्ब होता है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। मींस इमिशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन takes place in the quantized form, or you can say the quantization of the energy. What are the quantization of the energy? You should understand first of all quantization of energy. देखिए, जब किसी मैटर से जब मैं इसको हीट करूं या इसके ऊपर लाइट डालूं, हीट करूंगा तो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को इमिट करेगा वो किस रूप में, मैंने बता दिया कि क्वांटा के रूप में इमिट कर रहा है। ठीक, अब जो ये क्वांटा है इसकी एनर्जी कितनी होगी? E इक्वल्स 1h न्यू हो सकती है, 2h न्यू हो सकती है, 3h न्यू हो सकती है एंड सो ऑन, nH न्यू हो सकती है। बट कभी ये नहीं हो सकती, हाफ h न्यू नहीं हो सकती है, 1 हाफ h न्यू नहीं हो सकती है, ये सब वैल्यू नहीं हो सकती है अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्लेन। This is known as quantization of the energy. It means when the energy, you can say that the emission or absorption of the energy always takes place in the form of whole number of the h nu, nh nu. You can say that. Okay, this is called a quantization of energy. अब ओवरऑल इन सब कॉन्सेप्ट के बाद मामला क्लियर हो गया कि अब लाइट में या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसे फाइनली क्या कैरेक्टर्स माना जाए। भाई देखिए, मैं आपको बताया हूं कि जो भी लाइट है, चाहे यूवी लाइट हो, आईआर लाइट हो, इंफ्रारेड हो, विजिबल लाइट हो, सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सब ही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव नेचर भी माना जाएगा और पार्टिकल नेचर भी माना जाएगा, अर्थात ये वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर के द्वारा क्या क्या डिफाइन किया जा सकता है? डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस। और पार्टिकल नेचर अगर आप मान लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब आप पार्टिकल नेचर मान के बता सकते हैं। लेटर ऑन 1905 में साइंटिस्ट आइंस्टीन ने भी प्रूव किया।
आइंस्टीन ने फाइनली प्रूव कर दिया कि जो लाइट है इसमें दोनों कैरेक्टर्स है, वो चाहे जो लाइट हो। लाइट मींस all the lights are made from the different type of the electromagnetic radiations, you can say that। जैसे मैंने कहा है, अब ये लाइट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इसमें पार्टिकल का भी नेचर है और वेव का भी नेचर है। इसी को बोला गया वेव पार्टिकल डुअलिटी। फाइनली लाइट में प्रूव हो गया कि वेव पार्टिकल का भी नेचर है और वेव का भी नेचर है। भाई देखिए, कहीं ना कहीं E इक्वल एच न्यू अभी प्रूव हुआ, और एच न्यू बता रहा है कि एवरी क्वांटम हैव द एनर्जी एच न्यू अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन इक्वल्स mc स्क्वायर। लेफ्ट साइड सेम है, इट मींस जो भी एनर्जी के पैकेट्स हैं उनमें कहीं कहीं यह मास होता है। मास मींस पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। अर्थात जो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है या क्वांटम थ्योरी ऑफ द रेडिएशन, ये लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर होता, इस बात को प्रूव कर दिया। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी भी फोटॉन की एनर्जी E मान लेता हूं, E बराबर एच न्यू, तो आइंस्टीन इक्वेशन ये भी तो कहता E इक्वल टू mc स्क्वायर। मतलब जहां एनर्जी है वहां मास है। किसी मूविंग पार्टिकल में उसके मास को एनर्जी में, एनर्जी के मास में कन्वर्जन इजीली हो सकता है। तो अगर एनर्जी है तो जाहिर सी बात है मास है तो पार्टिकल नेचर है। तो कहीं ना कहीं आइंस्टीन ने इस बात को प्रूव भी कर दिया वेव पार्टिकल डुअलिटी के आधार पर। अब आगे आप पढ़ेंगे इस चीज को, जो चाहे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी में जाके डी ब्रॉगली ने भी प्रूव किया कि मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आल्सो हैव द वेव पार्टिकल डुअलिटी कैरेक्टर्स। तो कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव किया गया। अब इसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे पहले तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम क्लियरली जान जाते हैं तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी हमें जानना बहुत आसान होगा। अगर ये लेक्चर्स आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय द वे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो हमारा थीम है, हमारा एम है, मैं 11th से लेके BSc तक सभी लेक्चर समय के साथ YouTube पर आपको अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू सो मच।